अभी तक जो भी देखा था वो सेल्स फोर्स एडमिन से रिलेटेड चीज़ें थी। और अभी भी हम जो देखेंगे वो भी सेल्स फोर्स एडमिन से रिलेटेड ही है। अब इसमें जो भी है हमने क्या देखा था कि डैशबोर्ड्स, ईमेल्स और इन सबको कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनका क्या बेनिफिट है, शेयर कैसे कर सकते हैं, क्या परमिशंस रिक्वायर होती हैं, वो सारी चीज़ें। जी। ठीक। हाँ जी। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं आता है कि अब जैसे कि एज ए एडमिन कुछ इश्यू आया है कुछ भी, ठीक है। अब उसमें फॉर एग्जांपल कि किसी ने एक फील्ड बना दिया, किसी ने एक फील्ड डिलीट कर दिया, किसी ने प्रोफाइल बना दी, प्रोफाइल डिलीट कर दिया, ऐसा कुछ। तो एज ए एडमिन अगर पूरा का पूरा ऑडिट करना हो ऑर्ग का कि कौन यूजर क्या कर रहा है, तो वो हमारा दिखता है ऑडिट ट्रेल के अंदर। जी। ठीक है, ये मोस्टली हमारे जो मेन एडमिन्स होते हैं या बिजनेस के यूजर्स होते हैं, बिजनेस के यूजर्स इन द सेंस जो बिजनेस की तरफ से एडमिन का एक्सेस एंड ऑल होता है, वो लोग ये ट्रायल्स वगैरह देखते रहते हैं। और ऑडिट ट्रायल से और भी सारी चीज़ें दिखती हैं कि कई कई सारी चीज़ें बेसिकली उसमें दिखती हैं, कौन से फील्ड ऐड हुई, डिलीट हुई, क्या कौन सा रिकॉर्ड किस यूजर से लॉग इन हुआ, वो सब। जी। तो इसको देखने के लिए हमें सिंपल सा, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात ऐसी नहीं है, नॉर्मल सा है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। सेटअप में जाके बस ऑडिट ट्रायल करेंगे तो व्यू सेटअप ऑडिट ट्रेल्स आता है। और इस पे जाएंगे तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आता है कि ये पूरा यहाँ पे दिखाता है कि किसने क्या किया। जैसे कि यहाँ पे कई सारे फ्लो वगैरह थे वो बनाए थे। एक जी। कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट बुक सॉप लिंक, क्रिएटेड कस्टम फील्ड यूआरएल, कस्टम शॉप लिंक पेज लेआउट क्रिएटेड, ये सब पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाता है कि क्या हुआ, किसने किया, किस यूजर ने किया। ठीक है। हम्म, और इसमें 20 एंट्रीज, लास्ट 20 एंट्रीज दिखाता है, बट लेकिन अगर चाहिए तो यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं लास्ट 6 मंथ का। ओके। तो यहाँ पे वो लास्ट 6 मंथ का पूरा हमको ट्रायल दे देता है कि हमारा इसके अंदर क्या है, कैसा है। तो ये पूरा का पूरा उठा के हमको लास्ट 6 मंथ का दिखा देगा डेटा कि क्या है, कैसे है करके। जी। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे लास्ट 6 मंथ का है। तो यहाँ पे देखो कि कौन से यूज़र है, क्या एक्शन लिया गया, तो ये पूरा का पूरा एक्शन यहाँ पे दिखा देता है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है कि कब कौन सी क्लास डिप्लॉय हुई है, या कौन सा शेयरिंग रूल बना है, या कौन सी फील्ड बनी है, या कौन सी प्रोफाइल बनी है, तो वो यहाँ पे सारा का सारा दिखा देता है कि किस यूज़र ने किया। जैसे बीच बीच में देखो यहाँ सेल्सफोर्स आईएनसी, यहाँ पे ऑटोमेटेड प्रोसेस, तो वो सब यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रेल मिल जाता है। और इससे क्या होता है कि हम पता कर पाते हैं कि किस यूज़र ने क्या कांड किया है ऑर्ग में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाती हैं। जी। ठीक है, तो मोस्टली सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, लास्ट 6 मंथ का रिकॉर्ड होता है। तो मोस्टली आई थिंक एवरी 1 मंथ, एवरी 2 मंथ्स, ऐसे कंपनीज का डिपेंड करता है कि कहाँ क्या है। बट बहुत कंपनीज में वो पूरा का पूरा ट्रायल वो ऑडिट होती है मंथली, यार हर 2 महीने में ऐसे कुछ ट्रायल होती है हर कंपनीज में। जी। ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑडिट ट्रायल में दिखता है। तो वही है ये ऑडिट ट्रायल, सेटअप ऑडिट ट्रायल, यहाँ पे सब कुछ दिख जाता है। जी। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अगर हमारे पास लेट्स से कि हमने कुछ बनाया, कोई कोई रिपोर्ट बनाई है, कुछ रिपोर्ट बनाई है, या फिर कोई डैशबोर्ड बनाया है, या कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, या फिर कोई रिकॉर्ड यूज़र देख नहीं पा रहा है, या फिर कोई ऐसा कस्टम कंपोनेंट बना हुआ है जिसकी वजह से जिसको यूज़र एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो वो कई सारे यूजर्स बेसिकली हमको इश्यूज देते रहते हैं, है ना। जी। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारे पास उसके लिए ऑप्शन क्या है कि एज ए एडमिन हम उसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे। ठीक है, जी। कि हम उस चीज़ को कैसे ट्रबल शूट करेंगे, कैसे नहीं, वो सारी चीज़ें। ठीक। हाँ जी। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है, एज ए एडमिन एक सेटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं लॉग इन एक्सेस पॉलिसी। ठीक है। जी। तो अगर हम सर्च करें लॉग इन एक्सेस, तो यहाँ पे आता है लॉग इन एक्सेस पॉलिसीज। जी। यहाँ पे एक चेक बॉक्स होता है, एडमिनिस्ट्रेटर कैन लॉग इन एज एनी यूजर। हम्म। ठीक। तो अगर हम इसको चेक चेक बॉक्स को चेक कर दें और इसको सेव कर दें,
तो होगा क्या कि जितने भी हमारे एडमिन हैं इस ऑर्ग के, वो एडमिन किसी भी यूजर से लॉगिन कर सकते हैं। जी। जैसे कि अब इसमें जाओगे, इस यूजर पे गए और यहाँ पे देखोगे तो ये लॉगिन बटन इन दो यूजर्स के सामने इनेबल हो गया। हाँ जी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अब मान लो कि हार्विक उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जी। तो इस पे लॉगिन करोगे तो लॉगिन हो जाओगे, यहाँ पे दिखाएगा लॉगिन एज हार्विक। जी। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी है स्टूडेंट सब्जेक्ट जो भी उसको प्रॉब्लम है, वो स्टेप्स वगैरह उससे लेके उससे पूछ लिया कि क्या प्रॉब्लम है, और उसको उसका डिबग लॉग ऑन किया, जो भी है वो डेटा लेके उसको लॉग आउट कर दिया, और फिर उसके बाद उसको वापस से अपना काम पे लग गए। जी। ठीक है, जी। हाँ जी। अब इस चीज़ पे क्या होता है कि अगर यूज़र से लॉगिन किया है तो वो दोबारा वैसे लॉगिन करवाता है। हमें लॉगिन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि हमने एक सेटिंग इनेबल कर रखी है, जिसकी वजह से दोबारा लॉगिन नहीं करवाएगा। और वो सेटिंग है सेशन सेटिंग्स के अंदर। तो हम सेटअप में जाके सेशन सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पे सबसे ऊपर देखोगे तो एक ये चेक बॉक्स होता है, फोर्स री लॉगिन आफ्टर लॉगिन एज यूजर। तो बाय डिफॉल्ट ये चेक्ड होता है। अगर ये चेक्ड होता है तो इससे होता क्या है कि जब लॉगिन एज यूजर करोगे उसके बाद उस यूजर से लॉग आउट करोगे, तुम्हें फिर लॉग आउट करना पड़ेगा, लॉगिन जी। करना पड़ेगा बेसिकली। जी। ठीक है, हाँ जी। तो वो चीज़ है, तो इसलिए हमें उस चीज़ पे हम जो है हमने इसको चेकबॉक्स को चेक अनचेक कर रखा है, इसलिए काम नहीं चल रहा है। जी। ठीक है, ये हाँ हो गया। ये चीज़ हमारी क्या कहते हैं उस पर नॉर्मल हो गई। ठीक है, तो ये हमारा था सेटअप ऑडिट ट्रेल और लॉगिन एक्सेस पॉलिसीज का। जी। ठीक, अब हम बात करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट सेटअप की बात करी, फील्ड सेटअप की बात करी, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स की बात करी, बट हमने अभी तक किसी भी चीज़ की बात नहीं करी है। वो ये है कि हमारा जो डेटा है जी। वो कैसे आएगा। अगर हमारे पास डेटा सैंडबॉक्स में है तो प्रोडक्शन में कैसे जाएगा, या फिर किसी एक्सेल सीट में है, सीएसवी फाइल में है, तो वो कैसे जाएगा। जी। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमारे पास कई सारे टूल्स हैं जो सेल्सफोर्स ने दिए हुए हैं, और उन्हीं जो है सारे टूल्स में से सबसे पहला जो आता है वो आता है डेटा इंपोर्ट विजार्ड। ठीक है, जी। डेटा इंपोर्ट विजार्ड इसको बोलते हैं। सिंपल सा यूआई है, सेल्सफोर्स के अंदर ही होता है। और इस डेटा इंपोर्ट विजार्ड से हम क्या कर सकते हैं, इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे कि हम अप टू 50 के रिकॉर्ड्स ही अप कर सकते हैं एक टाइम पे। ठीक जी। है, अप टू 50 के रिकॉर्ड्स एट अ टाइम। दूसरा ये कि इसमें ऑल कस्टम ऑब्जेक्ट सपोर्टेड है। ठीक है, ऑल कस्टम ऑब्जेक्ट्स आर सपोर्टेड। ठीक है, बट फ्यू स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, फ्यू स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स आर सपोर्टेड। फ्यू स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, वो हैं अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड, कैंपेन मेंबर, पर्सन अकाउंट, ऐसे कुछ हैं। ठीक है, बट वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, जी। कौन कौन से हैं उसमें से, तो वही है कि अकाउंट तो फॉर श्योर है, कॉन्टैक्ट भी है, लीड भी है, पर्सन अकाउंट भी है, कैंपेन मेंबर है, और आई गेस सॉल्यूशन भी है। ये इतने ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि हम डेटा इंपोर्ट विजार्ड से अपलोड कर सकते हैं, और जी। बाकी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हम अपलोड नहीं कर सकते। ठीक जी। है, हम इसको शेड्यूल भी नहीं कर सकते, कैन नॉट बी शेड्यूल्ड। ठीक है, जी। कैन नॉट बी शेड्यूल्ड, और इसका ठीक है, इतना है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। ठीक है, जी। टेक्निकल नॉलेज, बेसिकली टेक्निकल नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक, तो सिंपल सा है। अगर हम इसको डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे हमें जाना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जाते हैं यहाँ पे, बोलते हैं डेटा इंपोर्ट, तो यहाँ पे आएगा डेटा इंपोर्ट विजार्ड। जी। ठीक है, और डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे जाएंगे तो ये ऐसा कुछ यूआई देता है, और नीचे आता है विजार्ड। ठीक है, आता है लॉन्च विजार्ड। हाँ जी। ठीक है, तो जब हम लॉन्च विजार्ड पे करते हैं तो यहाँ पे हम अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक, तो ये लॉन्च कर देगा, यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे अगर देखो तो ये वही है, अकाउंट, कॉन्टैक्ट्स, पर्सन अकाउंट्स, लीड्स,
सोल्यूशन कैंपेन मेंबर्स, जो अभी हमने बात करी थी। जी। ठीक है, ये उन्हीं में है और उनके अलावा नहीं है। ठीक। जी। अब फॉर एग्जांपल हमें लीड्स क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हम लीड्स पे को सेलेक्ट करेंगे। हम्म। उसके बाद ये पूछेगा कि न्यू रिकॉर्ड ऐड करने हैं या फिर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करना है, या फिर न्यू रिकॉर्ड ऐड करने हैं और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करना है। जी। हाँ, इसकी जो एक लिमिट ये भी है, वो ये भी है कि ये सिर्फ इंसर्ट और अपडेट ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकता है। इंसर्ट एंड अपडेट ऑपरेशंस आर सपोर्टेड। जी। इसके अलावा डिलीट एक्सपोर्ट करना हो तो वो सब ये नहीं करता। ठीक। जी। तो अब अगर हमें करना हो तो लेट्स से हमने कह दिया न्यू रिकॉर्ड्स। तो अब ये पूछ रहा है कि हमारी सीएसवी फाइल कहाँ है। सीएसवी फाइल है या फिर आउटलुक के अंदर है, या एसीटी सीएसवी है, जीमेल सीएसवी है, कहाँ पे है। जी। ठीक है, तो हमारे पास सीएसवी है नहीं, तो हमें सीएसवी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे लीड्स पे और देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी फील्ड चाहिए हमको। तो हमें चाहिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, टाइटल, ईमेल, वेबसाइट, और इतनी सारा कोई बहुत सारा डेटा चाहिए। ठीक है, जी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी एक वेबसाइट है मोकारो करके। ठीक है, मोकारो, ये वेबसाइट क्या करती है, मोकारो हमको डेटा देती है, फेक डेटा हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जी। तो हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर नहीं चाहिए, हमको चाहिए टाइटल, हमको चाहिए कंपनी। ठीक है, और हमको चाहिए फोन, रेवेन्यू। ठीक है, और फैक्स, ये सब कुछ हमको इतना कुछ चाहिए। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम ऐप्ड है, लास्ट नेम में लास्ट नेम, ईमेल में ईमेल, टाइटल के लिए हम ये जो भी जेंडर है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इतना सारा कुछ आएगा। यहाँ सर्च करोगे टाइटल, तो यहाँ पे जॉब टाइटल आ जाएगा, जॉब टाइटल ही है ये। कंपनी, यहाँ पे अगर कंपनी सर्च करोगे तो यहाँ पे कंपनी नेम आ जाएगा। जी। उसके बाद फ़ोन, यहाँ पे फ़ोन सर्च करोगे तो फ़ोन भी आ जाएगा। इसी तरह रेवेन्यू में करेंसी होता है, ऐसा नहीं, अमाउंट होगा शायद, नहीं, मनी। हाँ, इसको रहने देते हैं रेवेन्यू वाला कॉलम, रीज़न क्योंकि अभी बताते हैं क्यों, इसको मनी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम फैक्स, हमको चाहिए फैक्स। फैक्स नहीं है, उस फ़ोन ही है तो फ़ोन ले लेते हैं। ठीक। जी। तो अब अगर हम इसको देखना चाहें, लेट से कि हमें 1,000 रो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 10 रो चाहिए। और अब हम इसको अगर प्रीव्यू करें, नीचे प्रीव्यू दिख रहा होगा, जी। अगर इसको हम प्रीव्यू करें तो यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, टाइटल, ये सब आ रहा है। हम रेवेन्यू इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि इसमें साइन भी आ रहा है, डॉलर और ये सब। जी। ठीक है, हमें डॉलर नहीं चाहिए था। तो अगर हम इसको क्लोज करके जैसे कि यहाँ पे ये रेवेन्यू का वो बढ़ा देते हैं, और ये डॉलर नहीं हटेगा, तो आई थिंक हम नहीं कर सकते इस डॉलर को। फंक्शन है वैसे यहाँ पे, ये क्या फंक्शन, कैसे, क्या कुछ तो कह रहा है ये। ठीक है, दिस डॉट वन अपर दिस, क्या है कुछ तो है। ठीक है, उससे मतलब नहीं है हमें। ठीक है, तो जी। हम इसको क्लोज कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए रेवेन्यू। ठीक। जी। तो अब ये आ गया हमारा। अब हम इसको अगर फिर से प्रीव्यू करें तो हमें 10 रिकॉर्ड यहाँ पे दिख जाएंगे नॉर्मली। ठीक है, हाँ जी। और फिर हम जनरेट डेटा करेंगे। ये क्या करेगा, जनरेट करके बोलेगा डाउनलोड कर लो। इसको हम बोल देते हैं मॉक लीड डेटा। ठीक है, जी। और इसको सेव कर लेते हैं जहाँ पे भी करना है हमको। तो ये सीएसवी फाइल हो गई। अब हम वापस जाएंगे, अब हम चूज करेंगे सीएसवी फाइल को, जहाँ पे भी है हमारी सीएसवी फाइल मॉक लीड डेटा। इसको चूज किया, फिर नेक्स्ट का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, जैसे कि यूज असाइनमेंट रूल्स टू ईमेल ओनर्स, असाइनमेंट रूल्स कर सकते हैं। असाइन ऑल लीड्स टू कैंपेन्स, अगर इस पे चेक करोगे तो वो असाइन कर देगा कैंपेन्स को, किसको अभी देख पता चलेगा। वैसे इसको ज़रूरत नहीं है, ये सब उसको टेस्ट कर सकते। हाँ, यहाँ पे आता है ना कि मैच लीड बाई एग्जिस्टिंग लीड, अगर मैच करनी है नेम और ईमेल से तो मैच कर लो, तो जी। अपडेट कर देगा वो। ठीक है, असाइन न्यू लीड सोर्स टू दिस लीड्स, तो इसको लीड सोर्स कर देते हैं, लेट्स से वेब। तो अपने आप लीड सोर्स जो फील्ड होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, जी।
असाइन ऑल लीड्स यूजिंग असाइनमेंट रूल, तो इसमें हम असाइनमेंट रूल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अपने आप वो सेलेक्ट हो जाएगा। जी। ठीक है। और यूज असाइनमेंट रूल्स ये भी कर लेते हैं, ये वाला नहीं करते। ठीक। जी। उसके बाद इसको नेक्स्ट किया हमने। नेक्स्ट करेंगे तो ये हमसे फील्ड दिखाएगा कि मैप करो, सीएसवी फील्ड हो गई, ये सीएसवी हेडर आपका हो गया ये वाला। जी। ठीक है। और ये हो गया सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट। तो जी। जैसे देखोगे ईमेल, ईमेल से मैप है, टाइटल, टाइटल से मैप है, कंपनी, कंपनी से मैप है, मतलब ये मैप है, ये दोनों अनमैप है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है अनमैप। हाँ जी। ठीक है। तो अगर इस पे मैप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कि फर्स्ट नेम किससे मैप करना है, फर्स्ट नेम, या सर्च भी कर सकते हो, मैप किया। लास्ट नेम किससे मैप करना है, लास्ट नेम, मैप कर ले, मैप हो गया। ठीक। तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो बाद में, अगर कुछ गलत मैप कर दिया तो जी। यहाँ से मैपिंग चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे देखोगे एग्जाम्पल, यहाँ पे वो दिखा रहा है कि कैसा आपका दिखेगा। जी। ठीक। अब इसको नेक्स्ट करेंगे हम, तो ये बताएगा कितनी फील्ड्स मैप हुई हैं, कितनी फील्ड्स मैप नहीं हुई हैं, क्या हो रहा है, कौन से ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, वो सब कुछ। और इसको इंपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करोगे तो ये कहेगा क्लिक ओके। और ओके करते ही वो जॉब एक एक पेज बनता है। यहाँ पे दिखाएगा कि क्या हुआ है। इसने कहा 10 रिकॉर्ड प्रोसेस हुए, हम्म। 0 फेल हुए, रिकॉर्ड रिट्राई काउंट 0, स्टेटस कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देखोगे प्रोसेसिंग है 100%। ठीक है। हम्म। जी। और नहीं तो अगर 100% नहीं है, जैसे बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हुए, तो इसको रिलोड पे क्लिक करोगे तो ये रिलोड करके फिर से जॉब का स्टेटस चेंज करके दिखाएगा। जी। ठीक। ठीक। अब हम्म। यहाँ पे अगर वापस लीड्स पे जाओ और टूडेज लीड्स पे रिफ्रेश करो तो देखोगे कि 10 लीड यहाँ पे बन चुकी हैं। जी। ठीक। और हाँ। सारी की सारी फॉल बैक क्यू में गई हैं, क्योंकि हमारा ये रीजन वगैरह मैच नहीं किया। जी। ठीक। अब कोई भी एक ओपन करोगे, कोई भी एक ओपन करोगे तो यहाँ पे देखोगे लीड है, उसका डिटेल्स है जो हमने दिया, फ़ोन, फैक्स, ईमेल, और लीड सोर्स जो हमने दिया था, टाइटल, उसकी कंपनी, उसका नेम, तो यहाँ पे सब कुछ आ रहा है। जी। ठीक। हम्म। तो ये एक जो है नॉर्मल सा डेटा इंपोर्ट विजार्ड का है। ठीक है। जी। इसमें इसमें और भी ऑप्शंस हैं, मतलब जैसे कि वापस जाओगे अगर डेटा इंपोर्ट विजार्ड में फिर से अगर जाओगे, जैसे लीड्स किया, अगर अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड करोगे तो यहाँ पे पूछता है कि मैच करना, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया ना अपडेट अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, जी। तो वो कह रहा है किसके बेस पे मैच करना है, नेम या ईमेल के बेस पे। हम्म। ठीक है। तो अगर ईमेल कर दिया हमने, और फिर सीएसवी, फिर से वही सेम सीएसवी कर लेते हैं सेलेक्ट, और नेक्स्ट करते हैं। ठीक है। इस बार ही हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैप कर देते हैं वैसे, ये हो गया लास्ट नेम और ये हो गया फर्स्ट नेम। ठीक है। तो ये हो गया। इसको अगर हम फोन, हाँ ठीक है, फोन को इस बार ही हम फोन से, और फैक्स को भी फोन से ही कर देते हैं। ठीक है। फैक्स को 1 मिनट, फोन को फैक्स से कर देते हैं। मतलब जो फैक्स की वैल्यू है वो भी फोन, सॉरी सॉरी, गड़बड़ कर दिया। फोन को ही हम, ये जो सीएसवी का जो फोन है, जी। इसी को हम फोन में भी डालेंगे और इसी को हम फैक्स में भी डालेंगे, तो इसमें चेंज करके यहाँ पे फैक्स सेलेक्ट कर लेंगे, तो फोन फोन में भी जाएगा और फैक्स में भी जाएगा, और इसको हम हटा देंगे। ठीक, अनमैप हो गई। मतलब फोन में जो वैल्यू है अब दोनों में भी दोनों में वही दिखेगी। अभी क्या, अभी डिफरेंट होगी, यहाँ पे देखोगे अभी डिफरेंट है। जी। ठीक है। तो हम अपडेट वाला देख रहे हैं सिनारियो, तो हम नेक्स्ट किया हमने, तो यहाँ पे देखो अब 6 फील्ड मैप दिखा रहा है, और दिखा रहा है 1 अनमैप्ड फील्ड है, और अब इस बार ही हम अपडेट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को। जी। ठीक है। अब इसको हम इंपोर्ट करेंगे, तो ओके वही, क्योंकि इस कम रिकॉर्ड है अपने आप तुरंत सक्सेस हो जाएगा, ये देखो सक्सेस हो गया 10 रिकॉर्ड। अब वापस पहले तो इसी को रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर वापस जाओगे तो अब देखोगे दोनों की वैल्यू सेम हो गई है, क्योंकि हमने हाँ। अपडेट करा है। हाँ जी। ठीक है। तो ऐसे हमारा डेटा इंपोर्ट विजार्ड काम करता है, और देखोगे अभी भी यहाँ 10 ही रिकॉर्ड है, क्योंकि ईमेल के बेस ने उससे मैच किया और अपडेट कर दिया। जी। ठीक। तो ये है बेसिकली हमारा कि डेटा इंपोर्ट विजार्ड काम कैसे करता है। जी। ठीक। अब क्या है कि लेट से कि हमने सैंडबॉक्स, ये मान लो कि एक हमारा सैंडबॉक्स है या जो भी है, यहाँ पे हमने सब कुछ कर लिया, सही चल रहा है, अब हमें प्रोडक्शन में डेटा भेजना है। हम्म। तो अब अगर हमें प्रोडक्शन में डेटा भेजना है तो हमें डेटा चाहिए भी होगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा डेटा को।
जी। तो डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक आता है डेटा एक्सपोर्ट विजार्ड। जी। ठीक है, डेटा एक्सपोर्ट विजार्ड। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि हम इसको शेड्यूल कर सकते हैं या फिर हम इसको मैन्युअली कर सकते हैं। मंथ शेड्यूल कर सकते हैं मंथली बेसिस, जी। कि वो हर मंथ पे शेड्यूल होगा और बैकअप लेता रहेगा। ठीक है, जी। या फिर हम मैन्युअली इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैन्युअली एक्सपोर्ट। ठीक है, ये डेटा एक्सपोर्ट के लिए होता है। डेटा इंपोर्ट विजार्ड इंपोर्ट के लिए होता है, डेटा एक्सपोर्ट विजार्ड एक्सपोर्ट के लिए होता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मंथली सर्विस होती है अगर शेड्यूल करना हो तो। जी। ठीक। अब इसको करने के लिए वापस अगर हम सेटअप में जाएं, अब डेटा इंपोर्ट की जगह हम एक्सपोर्ट करें, डेटा एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है। अब एक चीज़ है, अगर हम इसको शेड्यूल कर दे तो फिर वो शेड्यूल हो जाएगा, फिर हम एक्सपोर्ट नाउ वाला ऑप्शन नहीं देख पाते। जी। ठीक है, ये पहले था, अभी पता नहीं हुआ है कि नहीं, बट वो हम देख लेंगे अभी। तो अभी हम एक्सपोर्ट नाउ पे क्लिक करते हैं एक बारी। तो ये कह रहा है क्या चाहिए, ऑल डेटा चाहिए। अगर सारा डेटा सेलेक्ट करोगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे ऑब्जेक्ट्स का डेटा वो एक्सपोर्ट करके दे देगा। जी। और अगर सारा नहीं चाहिए तो कोई दूसरे, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ कस्टम ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं इनके डेटा चाहिए, तो इनको जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो ऊपर जो ऑल डेटा वाला चेक बॉक्स है वो अपने आप अनचेक हो जाएगा। जी। ठीक है, जैसे इसको करोगे इतना अगर किया हमने, ऊपर वापस जाओगे तो अपने आप अनचेक हो जाएगा। जी। अगर अगर इसको चेक कर दोगे तो ये सारे सेलेक्ट नहीं होंगे, बट वो सारा का सारा डेटा ही इंक्लूड कर लेगा। जी। ठीक है, इंक्लूडिंग अटैचमेंट्स या फाइल्स कुछ भी है तो वो सारे के सारे कर लेगा। जैसे इसमें कंटेंट वर्जन होगा, ये रहा कंटेंट वर्जन, जी। कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक, ये सब चाहिए तो ये अपने आप हो जाता है। ठीक। जी। अब इसको एक्सपोर्ट करोगे। अब ये कह रहा है ना इंक्लूड इमेजेस डॉक्यूमेंट्स एंड अटैचमेंट्स, इसको क्लिक कर लो जिससे कि हमें इमेजेस डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट मिल जाए। और एक्सपोर्ट नाउ करेंगे तो ये क्या है कि ये अभी यहाँ पे डेटा एक्सपोर्ट इज करेंटली इन प्रोग्रेस। ज़्यादा डेटा होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम डेटा होगा तो कम टाइम लगेगा। जी। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें, इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे तो अभी भी टाइम लग रहा है। कह रहा है योर एक्सपोर्ट हैज बीन इन क्यूड, यू विल रिसीव एन ईमेल नोटिफिकेशन व्हेन इट इज कंप्लीटेड। तो हमको ईमेल मिलेगा। ठीक। जी। तो अभी इसको रहने देते हैं, लेट इट बी। हाँ, तो अगर एक चीज नोटिस करी हो यहाँ पे तो देखा होगी एक्सपोर्ट नाउ का बटन चला गया। जी। ठीक है, हाँ और जी। नेक्स्ट नेक्स्ट शेड्यूल एक्सपोर्ट नन। अब यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ गया डाउनलोड करने का। जी। पूरा का पूरा है 451 KB का। ठीक है, जी। बट ये एक्सपोर्ट नाउ का बटन चला गया। अब एक्सपोर्ट नाउ का बटन क्यों चला गया, आई डोंट नो। एक बार एक्सपोर्ट करने के बाद दोबारा करना देना चाहिए उसको। ठीक है, जी। अगर अब हम इसको डाउनलोड करें, ठीक है, तो ये हमारा डाउनलोड हो गया। इसको खोलें वापस, इसको वापस जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा है फोल्डर जो ये हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखो तो ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे हैं जैसे कि अटैचमेंट्स, बुकिंग्स, बुक्स, बुक्स ऑफ लिंक, इन सब के यहाँ पे सारे के सारे ऑब्जेक्ट आ गए। जैसे बुक्स में हमारे पास डेटा है क्योंकि ये दिखा रहा है 10 KB। जी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एरर लॉग्स में डेटा है क्योंकि 6 KB दिखा रहा है। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स में डेटा है 3 KB है। जी। मतलब डेटा वैसे सब में ही है जिसमें 1 KB के अलावा होगा। इसमें भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बाइट्स वाले में हो सकता है ना हो। ठीक। जी। अब अगर यहाँ पे देखोगे अटैचमेंट्स का एक फोल्डर बना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या है, कुछ तो आया है पता नहीं। और डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर बना है, इसमें भी कुछ है। ठीक है, तो हमारे उसमें अटैचमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स होंगे नहीं, इसलिए नहीं आ रहा। ठीक है, जी। कंटेंट रेफरेंस, कंटेंट डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ यहाँ पे आया हुआ है। तो बेसिकली वो हमको पूरी तरह से डेटा एक्सपोर्ट करके दे देता है, सारा जो भी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मंथली भी शेड्यूल कर सकते हो, जैसे शेड्यूल एक्सपोर्ट कर दिया तो इंक्लूड कर लिया जो भी है ये दोनों चेक बॉक्सेस। मान लो हमें ऑल डेटा चाहिए ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, मतलब हमें हर मंथ की 1 तारीख को चाहिए। ठीक है, जी। स्टार्टिंग 28 to 24, मतलब फरवरी से स्टार्ट होकर इसको मार्च में हम ख़त्म कर दे रहे हैं। और टाइम इसको 12 AM कर देते हैं, या फिर इसको हम कर दें जैसे 9:59। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हर मंथ हर महीने की पहली तारीख को चलेगा। और ये दिखा रहा है ना नेक्स्ट शेड्यूल एक्सपोर्ट, जी। तो ये हर महीने की पहली तारीख को चलेगा। और जो है
क्या करेगा, हमको डेटा एक्सपोर्ट करके यहाँ पे दिखाता रहेगा और हम जी। उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ जी। तो ये हमारा आता है डेटा एक्सपोर्ट का। हम्म, तो ये हमारा डेटा इंपोर्ट हो गया, डेटा एक्सपोर्ट। अब हमारे पास जब डेटा एक्सपोर्ट आ गया तो हम यूज़ कर नए आर्ग में जाके उसका डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। जी। ठीक। ठीक। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारे पास डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यूजिंग डेटा लोडर। ठीक है, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना हमें डेटा लोडर के बेस पे। जी। क्योंकि मोस्टली जब भी 90% ऑफ द टाइम डेटा लोडर ही यूज़ करोगे। वैसे अब तो लोग डेटा लोडर यूज़ करना बंद कर दिए, अब कुछ और ही यूज़ करते हैं, वो क्या है वो भी बात करेंगे हम। जी। तो डेटा लोडर बेसिकली एक टूल है। ठीक है, डेटा लोडर एक टूल है जो कि हमें इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में, विंडोज़ में हो या फिर मैक हो। और वो जो टूल है वो जावा पे बना हुआ है। जावा की एक टेक्नोलॉजी है SWT करके। SWT नहीं, उसको कुछ और बोलते हैं, बट हाँ उससे बना हुआ है इसका। UI का कुछ होता है, वो उसको दिखाएंगे। जी। उसको करके बना हुआ है, तो एक टूल है डेटा लोडर, उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में। और जब वो इंस्टॉल हो गया तो उसके बाद उसमें हम सारा कुछ, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं उसमें से। जी। जैसे डेटा इंपोर्ट विजार्ड में क्या था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपडेट और इंसर्ट को ही सपोर्ट करता है। जी। ठीक है, बट डेटा लोडर क्या करता है, सब कुछ इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, हार्ड डिलीट, एक्सपोर्ट कुछ भी कर सकता है वो। एक्सपोर्ट भी कर देगा वो। जी। ठीक है, और डेटा लोडर को शेड्यूल भी कर सकते हैं हम। उसके लिए हालांकि हमें कोडिंग की ज़रूरत होती है, नॉलेज थोड़ा सा, बट हम डेटा लोडर को शेड्यूल कर सकते हैं। जी। ठीक है, वो सारी कुछ हमारे डेटा लोडर के अंदर आती है। तो सबसे पहले अगर हमें डेटा लोडर्स को एक्सपोर्ट, डेटा लोडर हमें क्योंकि इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिना इंस्टॉलेशन के काम नहीं चलेगा। तो हम अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे डेटा लोडर। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये डेटा लोडर है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डेवलपर गाइड। तो जी। डेवलपर गाइड में जाएंगे हम यहाँ पे और इसको ओपन करेंगे। तो ये डेवलपर गाइड का डेटा लोडर आ जाता है। जी। फिर यहाँ पे जाएंगे हम इंस्टॉल डेटा लोडर में। हम्म, और उसके बाद फिर आएंगे हम, एक तो ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल डेटा लोडर है, इस पर क्लिक करोगे तो जी। यहाँ पे वो बता देगा कि मैक के लिए यहाँ से इसको चाहिए जावा रन टाइम चाहिए उसको। हम्म, डेटा लोडर को चलाने के लिए उसको जावा रन टाइम चाहिए, JRE वर्जन 17 और लेटर। जी। ठीक है, या तो 17 चाहिए या फिर उससे ज़्यादा। ठीक। हम्म, और सेल्सफोर्स क्या यूज़ करवाता है, जुलू JDK। क्योंकि अभी तक क्या है ना, पहले जावा, जो ओरेकल का JDK था जावा, मतलब पहले तो वो सन माइक्रो सिस्टम का था तो वो फ्री था, फिर ओरेकल ने उसको खरीद लिया तो उन्होंने उसको फ्री अभी भी है, बट उसको डाउनलोड करने के लिए अकाउंट बनाना पड़ता है ओरेकल का। जी। ठीक है, तो इसीलिए सेल्सफोर्स ने क्या किया, सेल्सफोर्स ने अपना सपोर्ट ओपन JDK जो कि है, जिसका नाम है जूलू, उस पे जो है ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब क्या होता है, अब हमें जावा JDK की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर जावा JDK है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर जावा इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और इंस्टॉल्ड है वो कैसे चेक करोगे, उसके लिए अपने सिस्टम में या तो टर्मिनल, अगर विंडो ओपन कर रहे हो, विंडो है तो कमांड प्रॉम्प्ट, मैक ओएस है तो टर्मिनल, जी। उसको ओपन करके यहाँ पे सर्च करोगे जावा हाइफन हाइफन वर्जन। बेसिकली ये कमांड है, और इसको रन करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि जावा का वर्जन क्या है। हमारे केस में हमने जूलू इंस्टॉल कर रखा है, जूलू JDK। ये देखोगे ओपन JDK है। और पता कैसे चलेगा जूलू है, ये यहाँ से पता चल रहा है कि ये जूलू है। जी। ठीक है, अगर दोनों इंस्टॉल्ड होंगे तो डेटा लोडर नहीं चलेगा। जी। ठीक है, डेटा लोडर इंस्टॉल करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसलिए मेक श्योर करो, पहले चेक करो कि जावा इंस्टॉल्ड है क्या। और जी। अगर इंस्टॉल्ड है तो उसका वर्जन क्या है, ग्रेड 16 से ज़्यादा होना चाहिए, जी। सॉरी 17 से। हम्म, ठीक है, और अगर जावा इंस्टॉल्ड नहीं है तो जूलू JDK यहाँ से फॉर विंडोज़ इस पे जाओगे तो जूलू JDK देगा और यहाँ से डाउनलोड कर लो विंडोज़ के लिए। ठीक है, जी। और जब जावा डाउनलोड करते हो विंडोज़ में कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए हमें हाँ उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ता है, तो वो उसके लिए करना पड़ेगा विंडोज़ में।
ठीक जी। है, यहाँ से मिल जाएगा विंडोज़ के लिए। इसको करके MSI डाउनलोड कर लेना, तो वो शायद अपने आप कर देता है सेटअप। जी। ठीक है, ये कर लेना। तो ये विंडोज़ का होता है। बाकी मैक वालों के लिए तो यहाँ पे ये मैक ओएस आता है, ये रहा, एक मिनट, हाँ मैक ओएस है 86 64 बिट। इस पे जाके DMG फाइल डाउनलोड करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा वो। जी। ठीक है, ये हो गया हमारा WJDK का। उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे डेटा लोडर, नीचे आओगे तो डाउनलोड द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ डेटा लोडर। तो अगर इसको ओपन करोगे तो ये अपने आप डाउनलोड कर देता है डिपेंडिंग ऑन। अच्छा, यहाँ पे आता है डाउनलोड स्प्रिंग। ये मैक ओएस एंड विंडोज़ के लिए है, तो इसको डाउनलोड करोगे तो एक जिप फाइल देगा वो। जी। ये तो जिप फाइल दे रहा है। ठीक, दोनों में मैक हो या विंडोज़ हो, दोनों को जिप फाइल ही देगा। जी। ठीक है। जब जावा सेटअप हो गया और ये डाउनलोड हो गया, तो उसके बाद क्या करना है, जो भी डेटा लोडर है उस पर जाएंगे हम। ठीक। हाँ जी। उस पे जाने के बाद हम फोल्डर पे जाएंगे, जिस भी फोल्डर में हमारा वो है। जैसे कि हमारा है डेटा लोडर ये। जी। ठीक है। अब डेटा लोडर में, अब अगर विंडोज़ में है तो आप इसके अंदर जाके आपको यूआरएल में CMD डाल के कमांड ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। जी। और अगर आप मैक ओएस में हो हमारी तरह, तो इस पर राइट क्लिक करके सर्विसेज में जाओगे और ओपन टर्मिनल एट फोल्डर करोगे। तो बेसिकली पर्पस ये है कि उस लोकेशन पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी है। जी। ठीक है। और यहाँ पे फिर सर्च कर, यहाँ पे एक कमांड डालनी है, java-jar। और फिर यहाँ पे सर्च करना है डेटा। ये टाइप करना है, ये कमांड टाइप करनी है, java-jar, फिर डेटा। और फिर टैब दबाओगे, चाहे विंडो चाहे जो हो। और जैसे ही टैब दबाने के बाद ये वाला आ जाए। जी। ठीक है। डेटा लोडर और जो भी उसका वर्जन है .jar इंटर कर दोगे। तो ये क्या करेगा, सेल्सफोर्स का डेटा लोडर, अगर जावा इंस्टॉल्ड होगा सही से तो डेटा लोडर का वो कुछ ऐसा UI दे देगा। जी। और अगर इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो एरर आने लगेगा। जी। ठीक। अब यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वो चाहे डेटा लोडर हो और या फिर डेटा इंपोर्ट विजार्ड, दोनों ही CSV एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी। ठीक है, दोनों ही CSV एक्सेप्ट करते हैं। तो अब जैसे कि लेट से कि हमें इंसर्ट करना हो, तो अगर हम इसमें इंसर्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे लॉगिन पूछता है, कैसे करना है, OAuth का यूज़ करना है या फिर पासवर्ड का यूज़ करना है। हम्म। ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन, वैसे मोस्टली तो OAuth का यूज़ ही करते हैं। तो इस पे लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद क्या करेगा, ये एक URL खोल देगा अपने आप। और इस पे कनेक्ट करो। और कनेक्ट करोगे तो या तो ये लॉगिन करवाएगा, हाँ जैसे कि ये लॉगिन करवा रहा है। जी। ठीक है। तो उसके लिए हमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमें अपना यूज़र नेम यहाँ से लाना पड़ेगा। ठीक है। अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड ले लो, या फिर हाँ यूज़र नेम पासवर्ड ही ले लो। ठीक है, एडवांस यूज़र डिटेल पे जाके ये रहा यूज़र नेम। ठीक है। और पासवर्ड दे दो। ठीक है, पासवर्ड गलत है, पासवर्ड गलत है। तो हम यहाँ पे अपना नया पासवर्ड डालेंगे, जो भी हमारा सही वाला है। बेसिकली हमें सही पासवर्ड डालना है। अब जब देखोगे तो लॉगिन होगा। जी। और फिर ये पूछेगा कि डेटा लोडर को अलाउ एक्सेस करो। कह देंगे यस, इसको अलाउ कर दो। और जब इसको अलाउ कर दोगे तो यू आर कनेक्टेड कहेगा, कंटिन्यू करोगे, मतलब कंटिन्यू करोगे तो ये वापस यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। जी। और यहाँ पे देखोगे तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। हम्म। अब ये एक व्यू आ गया। अब ये कह रहा है कि बैच साइज आपका 200 है, स्टार्ट एट 0, करंट API ऑर्ग यूसेज इज 60, सॉरी 6, API लिमिट फॉर द ऑर्ग 15,000, API वर्जन 60,000, ये सब है। ठीक है। जी। अब यहाँ पे देखोगे तो ये कह रहा शो ऑल सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट्स। इस पर क्लिक करोगे तो सारे के सारे सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। हम्म। और यहाँ पे अपना सर्च कर लो जिस ऑब्जेक्ट पे काम करना हो। ठीक। जी। अब एक बार लॉगिन कर लिया है, तो फॉर एग्जांपल इसको कैंसिल करके एक बार लॉगिन कर लिया है, तो अब अगर लेट से कि डेटा एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाओगे। तो जी। अब लॉगिन नहीं करवाएगा। फॉर एग्जांपल हमें डेटा एक्सपोर्ट करना है लीड्स का, तो लीड सर्च करेंगे, इसको हम्म। सेलेक्ट करेंगे।
और यहाँ पे फाइल टारगेट कहाँ पे स्टोर करनी है, जब वो एक्सट्रैक्ट करेगा उसके बाद कहाँ पे स्टोर करनी है ना। जी। तो जैसे ब्राउज करके इसको, जो भी फोल्डर है, मोस्टली हम अपना फोल्डर्स को ब्राउज करके सही जगह पे उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको हम दे देते हैं डेटा लोडर, फोल्डर दे दिया। और इसका नाम जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमारा है लीड डेटा, तो इसका लीड डेटा का नाम दे दिया। ठीक है। और जी। मोस्टली हम डेट भी डाल देते हैं कि 28/02/2024, इससे कि हमें पता चले कि हमने किस डेट को एक्सट्रैक्ट लिया था। ठीक है। जी। और इसको सेव किया, तो अब ये यहाँ पे दिखाएगा कि यूज़र के अंदर जाके डाउनलोड्स के अंदर डेटा लोडर के अंदर ये फाइल का नाम है उसका। ठीक। एंड जी। देन इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करोगे। तो जब नेक्स्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये अपने आप अभी पूछेगा कि कौन कौन सी फील्ड्स क्वेरी करनी है, या फिर कोई फिल्टर लगाना है क्या। तो लेट से कि हमें सारी फील्ड्स चाहिए, तो हमने सेलेक्ट ऑल कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा हमने कोई फिल्टर अभी नहीं लगाया। ठीक है। तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा दे देगा। फिनिश करेंगे, यस कर दो, तो ये ऑपरेशन कहेगा और ये कहेगा द ऑपरेशन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, देयर वेयर 45 सक्सेसफुल एक्सट्रैक्शंस एंड 0 रिकॉर्ड्स। जी। ठीक। और इसको अगर व्यू एक्सट्रैक्शन करोगे तो यहाँ पे सारा का सारा दिख जाएगा, सब कुछ A to Z एक एक फील्ड के बारे में। जी। ठीक है। हाँ और जी। इसको फिर ओके करोगे, तो वो जो फोल्डर बनाया था डाउनलोड्स के अंदर डेटा लोडर, और इसके अंदर ये फाइल यहाँ पे दिख जाएगी वो। ठीक। जी। ये नॉर्मल उसका था कि हमें नॉर्मली एक्सपोर्ट करना था। एक ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट ऑल का। इसका क्या मतलब होता है, एक्सपोर्ट तो आपको रिकॉर्ड एक्सपोर्ट करके देता है, एक्सपोर्ट ऑल का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट कर दिया हो, ठीक है, जी। और वो रिकॉर्ड अभी भी रिसाइकिल बिन में है, क्योंकि रिसाइकिल बिन में 15 दिन से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं रुकते। हाँ जी। ठीक है। तो अगर वो रिकॉर्ड डिलीट कर दिया और अभी भी वो रिसाइकिल बिन में है, तो एक्सपोर्ट ऑल करके जिस भी ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट ऑल करोगे तो वो क्या करेगा, जो रिसाइकिल बिन से रिकॉर्ड होगा उसको भी उठा लेगा वो। ये होता है एक्सपोर्ट ऑल का मतलब। जी। ठीक है। हाँ जी। हाँ, हम बात कर रहे थे इंसर्ट की। तो अगर हमें इंसर्ट करना हो तो हम इसको इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कस्टम ऑब्जेक्ट है बुक्स, और इसमें फील्ड्स क्या है वो भी दिखा देते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हो, लीड्स कर सकते हो, कॉन्टैक्ट्स कर सकते हो। और डेटा कहाँ से मिलेगा, मोकारो से। जी। ठीक है। जैसे हमारे पास एक बुक्स का कस्टम ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने कई सारी बुक्स क्रिएट भी करी हुई है। ठीक है। तो अगर इसको देखोगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास बुक का नाम है, उसकी हाइट, उसका विड्थ, उसकी हेडलाइन, उसका ऑथर, पब्लिशर कौन है, उसका जेनरे कौन है, ISBN 10, ISBN 13, URL, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ये सब है। ठीक। जी। और ये फील्ड्स हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसको बना सकते हो। और ये दिख भी रही है कि क्या उसका क्या होना चाहिए, डेटा टाइप क्या है, कैसे है। जी। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है बुक ऑब्जेक्ट यूज़ करो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। जी। और अगर बुक ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो एक ये CSV फाइल है जो हमने गिटहब में निकाल रखी है। यहाँ पे देखोगे कि एक CSV फाइल है जिसमें हमारे पास बुक्स हैं कई सारी, लगभग 212 बुक्स। ठीक। जी। तो हम इसको ये ले सकते हो, अगर बुक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये CSV फाइल का लिंक डॉक्यूमेंट में है, ये लेके और इस पे रॉ पे क्लिक करोगे तो ऐसे CSV फाइल दिखाएगा। इसको सेव करोगे, डाउनलोड्स में सेव कर लो books.csv, ये बुक आ गई। ठीक है, जी। जो भी CSV फाइल है। अब हम वापस जाएंगे डेटा लोडर पे, हमने बुक सेलेक्ट किया। अब ये पूछ रहा है चूज CSV फाइल, मतलब कि किस CSV फाइल से आपको अपलोड करना है। तो हमारे केस में वो जी। डाउनलोड्स के अंदर है, डाउनलोड्स के अंदर है books.csv। सेलेक्ट हो गई है। अब किया नेक्स्ट। जब नेक्स्ट करोगे तो ये दिखाएगा कि कितने रिकॉर्ड्स हैं इसमें, 211 रिकॉर्ड्स हैं। बैच साइज आपका 200 है, मतलब एक टाइम में 200 रिकॉर्ड प्रोसेस होंगे। ठीक है। और बाकी डिटेल वो दिखा रहा है। ठीक। हम्म। ओके करोगे, तो अब ये पूछ रहा है कि ओनर कौन होगा। हाँ, ये भी है एक, ये कुछ नया सेल्सफोर्स ने दिया है रिसेंटली, नए वर्जन में डेटा लोडर के। तो अब ये पूछ रहा है कि रिलेशनशिप, बुक का ओनर ग्रुप होगा या यूज़र होगा।
हम्म। ठीक है। और ग्रुप होगा तो किसके बेस पे, लुक ऑफ फील्ड फॉर रिलेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये कुछ नया ही आ गया नेम के बेस पे। या फिर यूज़र होगा तो किसके बेस पे, ईमेल या आईडी या यूज़र नेम। ठीक है। हम्म। जी। किसके बेस पे ये करवा रहा है। नॉट सिलेक्टेड रखते हैं अभी। ठीक है, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। हम कह देते हैं कि हमारे बुक का यूज़र ओनर है, रिलेटेड ऑब्जेक्ट यूज़र है, यूज़र या ग्रुप दोनों हो सकते हैं, है ना। जी। बट हम अभी यूज़र बनाएंगे और लुक ऑफ फील्ड में हमने नन सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है। जी। नेक्स्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखो, डेटा इंपोर्ट विजार्ड में मैपिंग आ रही थी, यहाँ पे भी ये CSV फाइल के हेडर्स हैं। इतनी सारी फाइल्स है, टाइटल, ऑथर, जेनरे, हाइट, पब्लिशर, ये CSV जी। फाइल में है हमारे। ठीक है। हाँ जी। और यहाँ पे आता है चूज एन एग्जिस्टिंग मैपिंग, जो कि हमारे पास है नहीं। और फिर आता है क्रिएट और एडिट अ मैप। तो इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारी मैपिंग बनती है। जी। ठीक। तो अब जैसे टाइटल है, तो टाइटल के लिए यहाँ पे सर्च कर लो, टाइटल हमारा है नेम। तो इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे, ये अच्छा इससे नहीं होगा, इस पे डबल क्लिक करोगे नहीं होगा। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे टाइटल के आगे, तो ये दिखाएगा टाइटल मैप हो गया नेम से। हाँ जी। ठीक है। ऑथर है। और एक चीज़ और, जैसे अगर ऑटो मैच करोगे ना, यहाँ पे ऑटो मैच का ऑप्शन है ना। जी। ऑटो मैच करोगे तो जो जो फील्ड मैच करेंगी वो अपने आप मैच कर देगा। यहाँ पे ये देखो, ऑथर को ऑथर से, जनरी को जनरी से, हाइट को हाइट से, पब्लिशर को पब्लिशर से। तो मतलब तुम्हारा काम हो गया जी। ऑटोमेटिक। हम्म। और अगर नहीं हुआ तो फिर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि ये वाला कॉलम किस फील्ड से मैप होगा। मोस्टली आपको जो मैपिंग दी जाती है वो दे दी जाती है कि CSV का ये कॉलम इस ऑब्जेक्ट के इस कॉलम से मैप होगा। जी। ठीक है, तो उसमें इतना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, और नहीं पता तो पूछना बनता है कि ये नहीं पता, इसको बताओ कैसे होगा ये। जी। ठीक। ठीक है। हाँ जी। ये हो गया, तो हमारी ये मैपिंग हो गई। अब यहाँ पे अगर नीचे ऑप्शन देखो तो सेव मैपिंग का ऑप्शन आ रहा है। जी। ठीक है। तो अगर इसको सेव मैपिंग करोगे, और लेट से कि डेटा लोडर के अंदर ही जाके एक फोल्डर बना लिया मैपिंग का, इसका यूज़ क्या है वो हम बताते हैं। मैपिंग का नाम दे दिया बुक्स, हम्म। बुक मैपिंग। तो इससे होगा क्या कि लेट से कि अगर फ्यूचर में फिर से मैं बुक अपलोड करनी है, जी। तो बार बार मैपिंग नहीं करोगे। आप क्या करोगे, चूज एन एग्जिस्टिंग मैपिंग, जहाँ पे भी मैपिंग है उसको सेलेक्ट करके ओपन करोगे, तो यहाँ पे अपने आप अप्लाई कर देगा, जी। मैप कर देगा जो फील्ड्स मैपिंग में होंगी। हाँ जी। ठीक है। फिर उसको नेक्स्ट करोगे। अब ये पूछ रहा है फोल्डर। अब ये वो फोल्डर है जहाँ पे सक्सेस या फिर एरर मैसेज जाएगा। अगर कुछ सक्सेस हुआ तो उस फोल्डर के अंदर जाएगा, और अगर कुछ एरर आया तो भी उस फोल्डर के अंदर जाएगा। हम्म। तो यहाँ पे हमें फोल्डर करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमारा डेटा लोडर है, इसके लिए मतलब ये तो ये हमारा वो है, हम नॉर्मली ऐसे बना के रखते हैं जिससे कि सब कुछ सही रहे। ठीक है, सक्सेस एरर। जी। और फिर फिनिश फिनिश कर दिया। फिर डू यू वांट यस। तो यहाँ पे ये कह रहा प्रोसेस। अब ये देखोगे कि 211 सक्सेसफुल इंसर्शन। अगर व्यू सक्सेस पे करोगे तो यहाँ पे सक्सेस दिखाएगा, जिसमें रिकॉर्ड आईडी भी दिखा देगा, बुक की रिकॉर्ड आईडी। और ये टाइटल, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेटस में आइटम क्रिएटेड। ठीक है। जी। हम्म। कुछ अगर एरर आएगी तो यहाँ पे स्टेटस में एरर होगा, और एक कॉलम और आएगा एरर्स का। जी। या फिर व्यू एरर्स में जाओगे तो यहाँ पे वो दिखाएगा, हाँ ये रहा एरर का कॉलम। ठीक है। हाँ जी। तो वो दिखा देगा। अब ओके करोगे तो ये बुक इंसर्ट हो गई। चेक करना है, वापस चले जाओ सेल्सियस ऑर्ग में, अपने ऑब्जेक्ट पे जाओ, और इसको ऑल वाला लिस्ट व्यू को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास बुक्स का डेटा आ गया। जी। ठीक है। या फिर अगर वैसा देखना हो तो एक नया लिस्ट व्यू बना लो क्लोन करके, और इसमें कह दो न्यू टूडेज बुक्स। ठीक है। ऑल यूजर्स, सेव। और इसमें फिल्टर लगा सकते हो, क्रिएटेड डेट इक्वल्स टुडे, डन, सेव। ठीक। जी। ये ऐसे करके तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आज इतनी सारी बुक्स क्रिएट हुई हैं जो कि होंगी, अगर हम नीचे तक जाएं, 211 आइटम्स। ठीक। जी। ओपन करोगे तो उस बुक के बारे में यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है। जी। तो ये हो गया हमारा बुक का।
अब इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल हमने एक्सटर्नल आईडी की भी बात करी है, हमने कांटेक्ट की भी, हमने सारी फील्ड्स की बात करी है। हाँ ठीक जी। है। इसमें आपके पास डिलीट का भी ऑप्शन आता है, अनडिलीट का भी आता है, अपडेट का भी आता है। अपडेट के लिए हमें रिकॉर्ड आईडी चाहिए होती है, उसके बेस पे अपडेट करेंगे हम। ठीक है। जी। एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है अपसर्ट का। जी। ठीक है। जो अपसर्ट एक्चुअली में जो बना है, वो अपसर्ट शब्द जो बना है वो बना है इंसर्ट प्लस अपडेट को मिला के बना है अपसर्ट। वैसे पोजीशन अलग हो गई, ये हो गया अपडेट प्लस इंसर्ट को मिला के बना है अपसर्ट। ठीक जी। है। अपडेट का अप और इंसर्ट का सर्ट मिला जी। के बना है अपसर्ट। ठीक है। जी। ये करता क्या है, ये लॉजिक क्या करता है, ये करता है कि चेक इफ द रिकॉर्ड वाज फाउंड। ठीक है। इफ यस, ठीक है, इफ यस अपडेट इट। ठीक है। अब जी। इफ नो, ठीक है, इफ नो क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड। जी। ठीक है। अब ये किसके बेस पे, क्योंकि रिकॉर्ड वाज फाउंड किसके बेस पे, ये होता है एक्सटर्नल आईडी फील्ड। मोस्टली एक्सटर्नल आईडी होता है, मोस्ट केसेस में। किसी किसी केसेस में रिकॉर्ड आईडी भी होता है। ठीक जी। है। तो अपसर्ट का कॉन्सेप्ट बहुत होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा, हम एक कॉन्टैक्ट पे जाते हैं, कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस कॉन्टैक्ट पे गए, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में गए, और हमने, आई डोंट नो हमने बनाई है या नहीं, तो एक नई फील्ड बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं हम एक्सटर्नल आईडी करके। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे, जी। टेक्स्ट फील्ड, और इसका नाम देंगे एक्सटर्नल आईडी। 100 कैरेक्टर्स का कर देते हैं, और एक्सटर्नल आईडी तभी होगी जब हम ये चेकबॉक्स चेक करेंगे। ठीक। जी। तो हम इसको चेक कर देते हैं, तभी ये फील्ड एक्सटर्नल आईडी का काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। और एक चीज़ और है, जब ये हमने फील्ड बना दी है तो अब हमें डेटा लोडर में फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये फील्ड बाद में बनाई है, अब वो वहाँ पे नहीं आएगी। ओके। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम अकाउंट पे जाएं, अकाउंट पे यहाँ पे शायद हमने बनाई है फील्ड एक्सटर्नल आईडी करके। हाँ, ये बनाई ना हमने एक्सटर्नल आईडी। ठीक है, जो भी है वो पर्सन कांटेक्ट से आ गई। हमने एसएपी अकाउंट आईडी बनाई है शायद, नहीं। ठीक है, अगर नहीं बनाई तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक। जी। तो ये है, अभी हमने एक्सटर्नल आईडी बना दी कांटेक्ट पे। इसको क्या करते हैं, इसको एक बार क्लोज कर देते हैं। डेटा लोडर को क्लोज कर दिया और फिर से उसको रन किया, वही कमांड जावा हाइफन जार, और फिर डेटा लोडर का जो फाइल है वो अपसर्ट करेंगे इस बारी, लॉगिन। ठीक है, कनेक्ट। इस बारी लॉगिन नहीं मांगना चाहिए। हाँ देखो, नहीं मांगा क्योंकि इसने हमारे ऑर्ग को ले लिया। ठीक है। जी। तो जब हम ऐसा अलाउ वाला आएंगे तो हम यहाँ पे एक बार ये यूआरएल फॉर से और देख लेंगे कि हमारे ही ऑर्ग का है ना जहाँ हम लॉगिन करना चाह रहे हैं। जी। ठीक। और यूजर नेम भी देख लेंगे, अगर नहीं है तो नॉट यू कर देंगे या डिनाई कर देंगे। जी। ठीक है। अब इसको किया अलाउ, कंटिन्यू। ठीक है, ये हो गया। और वैसे भी यहाँ पे देखोगे तो ये आपको दे देता है कि इसको कॉपी कर लो, थोड़ी देर के लिए वो स्क्रीन आई थी ना। अब यहाँ पे लेट्स से कि हमें कांटेक्ट अपसर्ट करना है, जी। फाइल चूज कर लेते हैं। हमारे पास लीड वाली फाइल है, लीड और कांटेक्ट में फील्ड्स सेम होती हैं। जी। ठीक है। तो हम लीड वाली फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, मॉक लीड डेटा, क्योंकि अपसर्ट हमें करना ही नहीं है। नेक्स्ट किया तो वही ये बताएगा कितने रो हैं क्या हैं। ओके। हाँ, अब ये देखो, टू मैच अ कॉन्टैक्ट यूज आइदर आईडी और एन एक्सटर्नल आईडी फील्ड। ठीक है। तो ये कह रहा है कि किसके बेस पे आप मैच करोगे कॉन्टैक्ट को, ईमेल के बेस पे, एक्सटर्नल आईडी के बेस पे, या आईडी के बेस पे। जी। ठीक है। तो लेट से हमने कह दिया ईमेल, तब वो क्या करेगा, ईमेल के बेस पे रिकॉर्ड ढूंढेगा, मिलेगा तो अपडेट करेगा, नहीं मिलेगा तो डिलीट करेगा। जी। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये जो आता है, ऑप्शनल है हालांकि, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट से कि हम कोई रिलेटेड ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहे हैं, वो चाहे अकाउंट कांटेक्ट हो
या फिर इनवाइस हो, कोई भी हो। तो यहाँ जी। पे अगर देखो, जो कॉन्टैक्ट है वो हमारा अकाउंट का चाइल्ड है, इंडिविजुअल का चाइल्ड है, यूजर का चाइल्ड है, और कॉन्टैक्ट का खुद का चाइल्ड है। जी। ठीक है, वो कह रहा है कि आप, इसका क्या मतलब है कि अगर आप नए रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, हम्म। तो आपके पास क्या एक्सेल सीट में कोई ऐसी फाइल है, ऐसा कॉलम है जिसको आप अकाउंट से मैप करो तो हम कॉन्टैक्ट को अकाउंट के अंदर क्रिएट कर देंगे। जी। इसी तरह इंडिविजुअल का, इसी तरह ओनर का, हम्म। इसी तरह रिपोर्ट्स टू का। जी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक्सटर्नल आईडी सेलेक्ट कर दिया मान लो, और इसको नेक्स्ट किया, और यहाँ पे मैप करोगे, तो ये ऑटो मैच करोगे, तो यहाँ पे इसने ईमेल टाइटल फोन एंड फलाना दे दिया। ठीक है, जी। और हटाना हो किसी को अगर, तो इसको सेलेक्ट करोगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे यहाँ पे, तो अपने आप हट जाएगा। जी। ठीक, तो ये बेसिकली जो अपसर्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है, उसका ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। ठीक है, कि जो है कॉन्टैक्ट में कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके बेस पे आपको मैच करना है, या यूज़र में आपको किसके बेस पे मैच करना है। ठीक है, तो उसके बेस पे वो मैच होता है। हमें नहीं करना, नेक्स्ट किया, क्रिएट और एडिट, ऑटो मैच किया, फर्स्ट नेम के लिए फर्स्ट नेम से मैच कर दिया, लास्ट नेम को लास्ट नेम से मैच कर दिया। ठीक है, और ओके कर दिया, सेव नहीं करना हमको, ओके कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, सेम फोल्डर सही है, फिनिश किया, यस, और वो बता देगा, ये देखो 10 रिकॉर्ड आ गए, सक्स एरर आए हैं 10 रिकॉर्ड में, लेकिन जी। 10 रिकॉर्ड में एरर आया। व्यू एरर करोगे तो यहाँ पे बताएगा एरर क्या है। ये कह रहा है अकाउंट कैन नॉट बी कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम एंड अकाउंट कैन नॉट बी ब्लैंक, वैलिडेशन रूल लगा हुआ है, उसकी वजह से फेल हो गया। ठीक, जी। बट हम्म। एटलीस्ट एरर आया। ठीक है, हम्म। जी। ओके करोगे, अपने उसके अंदर जाओगे, सक्सेस एरर के अंदर देखोगे, तो यहाँ पे अब ये नहीं बताता कि कौन सा वाला कौन सा है, अब उसको डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा। जी। ठीक, एक चीज़ तो ये हो गई। डेटा लोडर में बहुत कुछ है, सारा कुछ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि हमेशा वो चीज़ें, क्या बोलते हैं उसको, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, और डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है वो, जी। इसलिए इसमें बहुत कुछ बताया नहीं जा सकता। बट हाँ, अपसर्ट वगैरह ट्राई कर सकते हो, इसके कुछ वीडियोस वगैरह भी होंगे, वो भी आई डोंट नो हैं कि नहीं, बट अपसर्ट वगैरह ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जी। जी भैया। अपसर्ट का अपसर्ट थोड़ा सा एक ट्रिकी है एक्चुअली में। ठीक है, हम्म। जी। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे अगर इंसर्ट करो, कुछ भी करो, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो आपका बैच साइज है वो 200 है। हम्म। ठीक है, कभी कभी आपको एक्सपोर्ट करना होता है तो भी वो 200 के उसमें एक्सपोर्ट करता है, जो भी है, टाइम हम्म। लगता है। ठीक है, तो अगर बैच साइज वगैरह बढ़ाना हो तो क्या करना होगा इसके लिए, डेट सब ये, जब ये खुला हुआ है, इस पे सेलेक्ट करो, हम्म। सेटिंग्स पे जाओ, फिर सेटिंग्स सेलेक्ट करो, तो यहाँ पे डेटा लोडर की सेटिंग आ जाती है। ठीक है, जी। तो यहाँ पे बैच साइज बढ़ा सकते हो, 200 की जगह 2000 बढ़ा दो। ठीक है, हम्म। एक चीज ये भी आता है, इंसर्ट नल वैल्यूज। कभी कभी क्या होता है कि हमारा कोई कॉलम नल होता है, ब्लैंक जी। होता है बेसिकली। ठीक है, हम्म। और उसकी वजह से एरर आती है, तो ये जरूर है चेक कर लेना, इंसर्ट नल वैल्यूज, इसको जी। चेक करना जरूरी है। ठीक हम्म। है, उसके बाद अगर नीचे आओगे तो यहाँ पे बल्क एपीआई यूज कर सकते हो, इनेबल सीरियल मोड चाहिए तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अपलोड बल्क एपीआई बैच एज जिप फाइल, ये भी कर सकते हो, जो भी जरूरत है वो कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा कुछ है। ठीक है, करंट लेवल जो भी करना है वो, तो ये सारा कुछ है, इनके उसके बाद ओके करोगे तो सेटिंग सेव हो जाएगी। ठीक है, ओके कर दो, जी। सेव हुई कि नहीं हुई, इधर दिखा रहा है ये, इसमें कुछ तो इसने किया है, कुछ तो एरर सेरर आ रहा है, सेव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सेव, हमने ऐसा क्या किया है, हमने तो सिर्फ बल्क एपीआई ही इनेबल करी है बस, और इंसर्ट बैंक। एज नल वैल्यूज। अच्छा, जैसे ही हमने बल्क एपीआई इनेबल करी, इसने ही हटा दिया इंसर्ट नल वैल्यूज को। बैच साइज ठीक है ना, 2000, ओके किया, इसको कैंसिल किया, देखते हैं अब क्या आता है। हाँ, ये आ गया ना, 2000। हम्म। ठीक, जी। तो वो बेसिकली सेटिंग्स, और भी बहुत कुछ यहाँ पे सेटिंग्स होती हैं इसमें। अपना यूजर नेम पास, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑर्ग का यूआरएल डाल सकते हो, कि डिफ़ॉल्ट क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे आप डाल सकते हो कि login.salesforce.com, वैसे इसमें होना नहीं चाहिए, इसको ब्लैंक ही रखना चाहिए। जब भी लॉगिन होता है तो अपडेट कर देता है वो अपने आप।
ठीक है। जी। जनरेट स्टेटस फाइल रिपोर्ट, ये बहुत सारी चीजें हैं, अलाउ फील्ड ट्रंकेशन, फलाना। तो वो सब करके इसको कर सकते हो, इंसर्ट करोगे तो वहाँ पे दिखाएगा वो सेम चीज। जी। तो ये हमारा डेटा लोडर से होता है। यहाँ पे एक हार्ड डिलीट भी आता है, एक अनडिलीट भी आता है, एक हार्ड डिलीट भी आता है। अनडिलीट तो वैसे यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, हम्म। ठीक है, बट हार्ड डिलीट होता है। हार्ड डिलीट का मतलब होता है कि आप डिलीट करोगे तो वो क्या करेगा, रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देगा। हार्ड डिलीट का ये मतलब होता है। जी। ठीक। ठीक है। डिलीट से क्या होता है, जब हम डिलीट करते हैं तो वो नॉर्मली हमारा उस पे जाता है, क्या बोलते हैं उसको, रिसाइकिल बिन में चला जाता है। लेकिन हार्ड डिलीट का क्या मतलब है, पूरा का पूरा रिसाइकिल बिन भी साफ कर देगा। जी। ये होता है हार्ड डिलीट का मतलब। हम्म। ठीक है। तो जो भी हमारा डेटा लोडर एंड ऑल का है वो, डेटा लोडर और होता। अब डिफरेंसेस की बात कर लें अगर हम डेटा लोडर और डेटा इंपोर्ट विजार्ड के बीच में, ठीक है, तो डिफरेंसेस यही कि डेटा लोडर है बल्क डेटा लोडिंग टूल फॉर सेल्स फोर्स, हम्म। और एक ये यूज़र यूज़र फ्रेंडली है। अगर हम सुटेबल फॉर की बात करें तो लार्ज डेटा सेट डेटा लोड में होता है। इसमें क्या होता है कि लार्ज डेटा सेट और किसी भी ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है डेटा लोडर। डेटा इंपोर्ट विजार्ड लिमिटेड ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है, स्मॉलर डेटा सेट्स जैसे कि अप टू 50K। 50K से ज़्यादा नहीं करेगा वो, ठीक है। जी। उसके बाद रिकॉर्ड लिमिट्स, हाँ ये रही रिकॉर्ड लिमिट्स जिसकी हमने बात करी। डेटा लोडर की रिकॉर्ड लिमिट होती है 5 मिलियन, जो कि है 50 lakhs, ठीक है। जी। और इसकी होती है 50,000। शेड्यूलिंग, डेटा लोडर को हम शेड्यूल कर सकते हैं बट इसके लिए हमें थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है। नीड नीड टेक्निकल नॉलेज कोडिंग नॉलेज की जगह, ठीक है। और इस ये सपोर्ट ही नहीं करता डेटा इंपोर्ट विजार्ड। अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करें तो डेटा लोडर को इंस्टॉल करना पड़ता है, इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता इंपोर्ट विजार्ड को। अगर हम टेक्निकल एक्सपर्टाइज की बात करें तो डेटा लोडर में डेफिनेटली टेक्निकल की ज़रूरत होती है जब हमें इंसर्ट और फलाना करना होता है। जी। डेटा इंपोर्ट विजार्ड इजी होता है, लेस वो चाहिए, ठीक है। सपोर्टेड ऑब्जेक्ट में हमने देख ही लिया है, डेटा लोडर में सब कुछ सपोर्टेड है और इसमें लिमिटेड सपोर्ट है, हाँ जी। ठीक। एडिशनली हमारे पास और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अभी हमने यही हम इसी की बात कर रहे थे, एक्सटर्नल डेटा फील्ड्स की बात कर रहे थे, ठीक है। जी। तो ये एडिशनल हमारे पास डेटा लोडर में होता है कि वो मैप कर सकता है, हम एक साथ उसको रिलेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। जी। तो वो सब कुछ है। और इतना जो भी है तुम्हारा सेल्सफोर्स डेटा लोडर से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक दिन और है, या 2 दिन, और हमारा एडमिन का कोर्स खत्म, जी भैया। ठीक है। जी। कोई डाउट? नहीं भैया।